नमस्कार दोस्तों। नर्सेज अकेडमी में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। तो अगर हम बात करते हैं, हम देख रहे थे कि हमारा जो न्यूरॉन जो है, न्यूरॉन उस न्यूरॉन के पास में तीन प्रॉपर्टीज रहती है। न्यूरॉन की थ्री प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज में हमने बात किया था, हमने कहा कि हमारा जो ये जो न्यूरॉन है, इस न्यूरॉन की एक प्रॉपर्टीज तो क्या है, एक्साइटेबिलिटी। एक क्या है, कंडक्टिविटी। और एक क्या है कि ये परमानेंट सेल है। तो तीन तरीके की प्रॉपर्टीज की हमने बात की। हमने कहा कि प्रॉपर्टीज क्या है, द एबिलिटी ऑफ न्यूरॉन टू बी अफेक्टेड बाय चेंजेस इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, यानी कि जैसे क्या होता है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चेंजेस के साथ में ये क्या है, खुद को चेंज करने का पावर रखता है। एक्साइटेबिलिटी, कंडक्शन या कंडक्टिविटी जो है, हमने कहा कि इसमें क्या होती है, एबिलिटी होती है न्यूरॉन में किस चीज की। आप कह सकते हैं कि एबिलिटी ability of neuron to transmit a wave, neuron to a wave transmit a wave of excitation from one neuron to another या from one cell to another। क्या है ये इसका कंडक्टिविटी। और परमानेंट सेल का मतलब है कि ये क्या है, परमानेंट है। अगर एक बार डिस्ट्रॉय होगी तो दोबारा से जनरेट नहीं हो पाएगी। परमानेंट का मतलब क्या है, इट्स हैव not regenerate again if degenerated। अगर डिजनरेट हुई तो दोबारा से जनरेट नहीं होगी। ये क्या है इसका, यानी कि हम कह सकते हैं ये परमानेंट सेल। न्यूरॉन जो होता है, न्यूरॉन, इस न्यूरॉन के अंदर क्या होते हैं, मैक्सिमम नंबर्स के अंदर क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। न्यूरॉन जो है इसके अंदर क्या होते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। न्यूरॉन हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आर प्रेजेंट। मैक्सिमम नंबर के क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं न्यूरॉन के पास में। ये जो हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इस माइटोकॉन्ड्रिया को हम दूसरे वर्ड में किस नाम से जानते हैं, जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है, इस माइटोकॉन्ड्रिया को हम किस नाम से जानते हैं, इस माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। क्या बोला जाता है, ऑल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस ऑफ सेल के नाम से जानते हैं। इंट्रा सेलुलर रेस्पिरेशन का सेंटर रहता है। क्या रहता है, इंट्रा सेलुलर रेस्पिरेशन का सेंटर है। कौन, हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। किसने डिस्कवर किया था, इस माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर किया गया, डिस्कवर्ड बाई, किसने डिस्कवर किया था, तो इसको डिस्कवर करने के वाले जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने, उनका नाम था रिचार्ड एल्टमैन। क्या नाम था, रिचार्ड एल्टमैन। और ये जो रिचार्ड एल्टमैन है, इन्होंने 1890 में इसको क्या किया था, डिस्कवर किया था। कब किया था, 1890 में। इन्होंने जब 1890 में इसको डिस्कवर किया तो उस समय इसको क्या नाम दिया, बायोब्लास्ट नाम दिया। क्या नाम दिया, बायोब्लास्ट। इन्होंने कहा कि ये बायोब्लास्ट होता है। उसके बाद में क्या हुआ, एक और साइंटिस्ट आए और उन साइंटिस्ट का नाम था कार्ल बीनेस। एक और साइंटिस्ट आए और उन साइंटिस्ट का नाम क्या था, कार्ल बीनेस।
और ये जो कार्ल बिनेज जो थे, इन्होंने क्या किया, 1898 में इसका नाम चेंज कर दिया, चेंज नेम। और क्या रख दिया, इन्होंने नाम को चेंज करके बोला कि ये क्या है, बायोब्लास्ट नहीं है, ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है। और कब, तो ये 8 साल बाद, यानी कि 1898 में किसने दिया, कार्ल बिनेग ने। तो कार्ल बिनेग ने 1898 में बायोब्लास्ट को माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। तो ये बात ध्यान रखनी है आपने। तो न्यूरॉन के पास में मैक्सिमम नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। अब क्या है कि जो हमारा जो न्यूरॉन है, इस न्यूरॉन की कुछ अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर रहता है इसका। इसकी अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। इस तरीके का स्ट्रक्चर रहता है। ये इसकी सेल बॉडी है, ये डेंड्राइट्स हैं। है ना। और ये आपका एक्सोन वाला पार्ट है। और ये यहाँ पर क्या रहते हैं, इसके न्यूरो ट्रांसमीटर भरे रहते हैं। क्या भरे रहते हैं, इसमें न्यूरो ट्रांसमीटर भरे हुए रहते हैं। अब क्या है कि जो आपके जो न्यूरो ट्रांसमीटर है, इन न्यूरो ट्रांसमीटर की अगर मैं बात करूं, ये जो आपके न्यूरो ट्रांसमीटर जो है, ये जो भरे रहते हैं, ये एक बैग लाइक स्ट्रक्चर के अंदर भरे रहते हैं, जिनको हम वेसाइकल बोलते हैं। है ना। तो ये कहाँ भरे रहते हैं, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर के अंदर भरे हुए रहते हैं, जिनको वेसाइकल के नाम से जाना जाता है, तो वेसाइकल। न्यूरो ट्रांसमीटर होते हैं ये। और ये न्यूरो ट्रांसमीटर क्या होते हैं, तो बैग लाइक स्ट्रक्चर के अंदर भरे रहते हैं। बैग लाइक स्ट्रक्चर के अंदर न्यूरो ट्रांसमीटर कौन कौन से होते हैं, तो डोपामिन है, सीरोटोनिन है, एसिटाइल कोलिन है, एपिनेफ्रिन है, नोर एपिनेफ्रिन है, गाबा है। तो ये क्या है, न्यूरो ट्रांसमीटर रहते हैं। क्या है, न्यूरो ट्रांसमीटर रहते हैं। ये जो आपको जो दिखाई दे रहे हैं, ये जो ब्रांच पोर्शन है, ये जो ब्रांच पोर्शन जो है, इस ब्रांच पोर्शन को हम बोलते हैं डेंड्राइट। क्या नाम देते हैं, डेंड्राइट्स। ये जो आपको दिखाई दे रही है, इस पार्ट को हम बोलते हैं सेल बॉडी। क्या बोलते हैं, सेल बॉडी। जो आपका ये जो पार्ट है, ये जो एक्सटेंशन जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, इस पार्ट को हम नाम देते हैं एक्सोन। एक्सोन, क्या नाम देते हैं, एक्सोन। अब ये जो आपका एक्सोन जो है, इस एक्सोन के ऊपर क्या होती है, कुछ फैटी लिपिड्स की बनी हुई लेयर पड़ी रहती है, जिनके बीच में गैप होता है। और ये जो है, इस फैटी लिपिड की जो ये भरी हुई है, इसके बीच, इसके अंदर माइलिन नाम का सब्सटेंस भरा होता है। और इसको हम नाम देते हैं माइलिन शीथ। ये आपकी कौन है, माइलिन शीथ है। ये कौन है, माइलिन शीथ। और इन दो माइलिन शीथ के बीच में है, ये जो आपको जगह दिखाई दे रही है, दो माइलिन शीथ के बीच में ये जो गैप है, ये वाला जो गैप है, इस गैप को हम बोलते हैं नोड ऑफ रेनेवियर। इसको हम क्या बोलते हैं, नोड ऑफ रेनेवियर। ये नोड ऑफ रेनेवियर है। समझ पाने बात को, होती है क्या है, आपकी न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। ये जो आपका एक्सोन है, इस एक्सोन के ऊपर से क्या होती है, एक लेयर होती है, जो इसको क्या करती है, कवर करती है। एक क्या है, लेयर है जो इसको कवर करती है। और इस कवर को, इस कवरिंग को हम बोलते हैं एक्सोलीमा। क्या बोलते हैं, एक्सोलीमा बोलते हैं। जो आपका ये जो न्यूरॉन है, इस पूरे न्यूरॉन के ऊपर एक क्या होती है, लेयरिंग, कवरिंग लेयर रहती है। इसको हम नाम देते हैं न्यूरोलीमा। क्या नाम देते हैं, न्यूरोलीमा। पूरे न्यूरॉन को जो कवर करती है, उसको बोलते हैं न्यूरोलीमा। एक्सोन को कवर करती है, उसको बोलते हैं एक्सोलीमा। है ना।
तो इस तरीके से ये क्या है, आपका न्यूरॉन का स्ट्रक्चर रहता है। क्या रहता है, आपका न्यूरॉन का स्ट्रक्चर रहता है। तो अगर आपको पूछे कि न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में कौन कौन से पार्ट होते हैं, तो ये आप बता सकते हैं। ये जो इसके अंदर जो डॉट से जो हमने बनाए हैं, इसको हम बोलते हैं नीसल ग्रेन्यूल्स। क्या बोलते हैं, नीसल ग्रेन्यूल्स। जहां से ये एक्सॉन आपकी सेल बॉडी के साथ जुड़ता है, इस जगह को हम बोलते हैं एक्सॉन हिल लॉक। क्या बोलते हैं, एक्सॉन हिल लॉक बोलते हैं, एक्सॉन हिल लॉक। तो ये सारी की सारी क्या है, स्ट्रक्चर रहती है। अब क्या है कि ये जो आपका जो न्यूरॉन है, इस न्यूरॉन की क्या होती है, स्पॉटिंग स्ट्रक्चर होती है। इस न्यूरॉन को क्या करती है, स्पॉट करती है, स्पॉटिंग स्ट्रक्चर होती है। और वो जो स्पॉटिंग स्ट्रक्चर है उसको हम क्या नाम से जानेंगे, उसको हम नाम देते हैं न्यूरोग्लियल सेल। क्या बोलते हैं, न्यूरोग्लियल सेल। और न्यूरोग्लियल सेल जो है ये कितनी होती है, तो आप कह सकते हैं ये 5 होती है। कितनी होती है, 5 इन नंबर्स, 5 होती है नंबर के अंदर। क्या करती है ये, तो ये आप कह सकते हैं कि स्पॉटिंग स्ट्रक्चर है किसकी, न्यूरॉन की। स्पॉटिंग स्ट्रक्चर ऑफ स्पॉटिव स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन का क्या है, स्पॉटिव स्ट्रक्चर है। स्पोर्टिव होने के साथ साथ ये क्या करती है, प्रोटेक्शन करने का काम भी कहीं ना कहीं करती है। तो ये क्या करती है, प्रोटेक्शन ऑफ न्यूरॉन भी करती है। किसकी बनी होती है ये कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है, मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। किसकी बनी होती है, कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। क्या क्या काम करती है ये, तो अगर आपको पूछे कि इनके काम बताइए क्या है, तो ये क्या करती है, एक तो रिमूव करती है। किसको रिमूव करने का काम करती है, तो डेड न्यूरॉन, जब न्यूरॉन की डेथ हो जाती है तो डेड न्यूरॉन को रिमूव करने का काम करती है। दूसरा क्या करती है, दूसरा पैथोजन को किल करने का काम करती है। क्या करती है, जो पैथोजन्स होते हैं उनको किल करने का काम करती है। तो ये क्या है, 2 फंक्शन रहते हैं इसके। हमने कहा न्यूरोग्लियल सेल 5 टाइप की होती है। याद रखने के लिए OSAM और E को याद रखना है। O का मतलब है ओलिगोडेंड्रोसाइट। क्या है, ओलिगोडेंड्रोसाइट। एस का मतलब है स्वान सेल। क्या है, स्वान सेल। ए का मतलब है एस्ट्रोसाइट सेल। एम का मतलब है माइक्रोग्लियल सेल। कौन है, माइक्रोग्लियल सेल। ई का मतलब है एपेंडाइमल सेल। क्या नाम है, एपेंडाइमल सेल। तो 5 तरीके की क्या है, न्यूरोग्लियल सेल है। ओलिगोडेंड्रोसाइट, स्वान सेल, एस्ट्रोसाइट सेल, माइक्रोग्लियल सेल, एपेंडाइमल सेल। क्या क्या होता है इनमें, तो ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल जो है, अगर बात करें, ओलिगो का मतलब होता है फ्यू, और डेंड्रोसाइट मतलब जिसमें डेंड्राइट, तो जो फ्यू डेंड्राइटिक सेल होती है ना, क्या करती है ये, माइलिन शीथ बनाती है। अगर पूछे कि ओलिगोडेंड्रोसाइट का काम बताओ क्या है, तो आपने बताना है कि ओलिगोडेंड्रोसाइट क्या करती है, फॉर्म माइलिन शीथ। क्या करती है, माइलिन शीथ बनाती है, माइलिन शीथ। किसकी माइलिन शीथ बनाती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की माइलिन शीथ बनाती है। किसकी बनाती है, माइलिन शीथ। किसकी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की। क्या करती है ये, माइलिन शीथ बनाने का काम करती है। कौन, ओलिगो डेंड्रोसाइट। कैसी सेल है ये, तो ये सेकंड लार्जेस्ट ग्लियल सेल है। कैसी सेल है, अगर पूछे कि सेकंड लार्जेस्ट ग्लियल सेल बताओ, तो कौन है, ओलिगोडेंड्रोसाइट, है ना। फर्स्ट लार्जेस्ट कौन होगी, एस्ट्रोसाइट। तो ये क्या होती है, एस्ट्रोसाइट से छोटी होती है, सेकंड लार्जेस्ट सेल है। दूसरी आपकी कौन है, स्वान सेल। स्वान सेल का काम क्या है, तो स्वान सेल जो आपकी, वो भी क्या करती है, वो भी आप कह सकते हो कि माइलिन शीथ बनाने का काम करती है। और किसकी माइलिन शीथ, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की माइलिन शीथ बनाती है। तो स्वान सेल क्या करती है, फॉर्म माइलिन शीथ। किसकी माइलिन शीथ, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की माइलिन शीथ बनाने का काम करती है। तीसरा होता है एस्ट्रोसाइट सेल, इसको स्टार सेल बोलते हैं या स्टार ऑफ नर्वस सिस्टम बोलते हैं, है ना। लार्जेस्ट गलियल सेल बोलते हैं। क्या बोलेंगे, लार्जेस्ट गलियल सेल, लार्जेस्ट गलियल सेल बोलते हैं। और क्या क्या नाम से जानते हैं, तो आप जो है इसको आप कह सकते हैं कि और काम क्या करती है, तो आप बोलेंगे कि ये ब्लड ब्रेन बैरियर बनाने का काम करती है। क्या करती है ये, तो फॉर्म ब्लड ब्रेन बैरियर। क्या करती है,
ब्लड ब्रेन बैरियर बनाने का काम करती है, फैगोसाइटोसिस करने का काम करती है। क्या करती है? फैगोसाइटोसिस करने का काम करती है। फैगोसाइटिक सेल भी है। तो ये क्या है? एस्ट्रोसाइट सेल की बात। नेक्स्ट है माइक्रोग्लियल सेल। और माइक्रोग्लियल यानी कि जो सबसे छोटी है ना, माइक्रो यानी कि जो क्या है, स्मॉलेस्ट है, सबसे छोटी होती है माइक्रोग्लियल सेल। बात करें माइक्रोग्लियल सेल के बारे में और, तो माइक्रोग्लियल सेल जो है ये क्या है, तो आपकी जो मोनोसाइट से आती है। कहाँ से आती है? ये डिराइव होती है किससे? मोनोसाइट से। डिराइव्ड फ्रॉम मोनोसाइट। जो WBC है मोनोसाइट, उससे क्या होती है? ये डिराइव होती है। और इनको हम प्राइमरी फैगोसाइटिक सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइमरी फैगोसाइटिक सेल। क्या बोलते हैं? प्राइमरी फैगोसाइटिक सेल। तो अगर दोनों ऑप्शन में हो कि फैगोसाइटोसिस का काम कौन करती है, तो एक नंबर पे आप बताएंगे किसको? माइक्रोग्लियल को। माइक्रोग्लियल नहीं है तो आप एस्ट्रोसाइट की बात करेंगे। समझ पा रहे हैं बात को? है ना? कहाँ प्रेजेंट होती है ये? तो ये CNS के अंदर प्रेजेंट होती है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या रहती है? प्रेजेंट रहती है। नेक्स्ट है एपेंडाइमल सेल। क्या करती है ये वेंट्रिकुलर लाइनिंग बनाने का काम करती है। क्या करती है? वेंट्रिकुलर लाइनिंग बनाती है, जो इनर साइड है, जिसको हम क्या बोलते हैं? कोरोइड प्लेक्सस। उसको हम क्या नाम देते हैं? कोरोइड प्लेक्सस। इसका मतलब ये कोरोइड प्लेक्सस बनाती है। और ये कोरोइड प्लेक्सस बना करके क्या करवाती है? CSF प्रोडक्शन में हेल्प करती है। क्या करती है? CSF प्रोडक्शन में हेल्प करने का काम करती है। समझ पा रहे हैं बात को? नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस के लिए जो क्या करते हैं, हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाते हैं। तो टॉक्सिक सब्सटेंस दैट क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर, कौन कौन से ऐसे सब्सटेंस है जो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करते हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं अमोनिया नाम का एक टॉक्सिक सब्सटेंस होता है। क्या है? अमोनिया। आपने सुना होगा जब पेशेंट को क्या होता है, लीवर सिरोसिस होता है, तो उस कंडीशन में उसको हेपेटिक एंसेफेलोपैथी और उसको ट्रेमर आने लग जाते हैं। तो वो किसकी वजह से होता है? अमोनिया की वजह से होता है। तो क्या होता है अमोनिया? क्या है? तो आप कह सकते हैं ये क्या है? एक सेरिब्रल टॉक्सिन होता है। क्या होता है? सेरिब्रल टॉक्सिन या सेरिब्रल टॉक्सिक सब्सटेंस है। क्या करता है ये, या कौन कौन सी कंडीशन में बढ़ता है? तो ये इंक्रीज होता है, इंक्रीज इन हिपेटिक कंडीशन। मोस्टली किसमें बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा? हिपेटिक कंडीशन लाइक लीवर सिरोसिस। क्यों? क्योंकि लीवर सिरोसिस की कंडीशन में जो अमोनिया है वो यूरिया में कन्वर्ट नहीं होता है और बढ़ता चला जाता है ना? तो कहाँ कहाँ बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा? तो हिपेटिक एंसेफेलोपैथी की कंडीशन में ये बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। हिपेटिक एंसेफेलोपैथी की कंडीशन में बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। इसके अलावा असाइटिस के साथ में आपको जो है इसका लेवल इंक्रीज देखने को मिल सकता है, असाइटिस। इसके अलावा ईसोफेजियल वेराइसिस, तीन कंडीशन में आपको ये क्या है, बढ़ा हुआ देखने को मिल सकता है। समझ पा रहे हैं बात को? है ना? तो यहाँ क्या है, बढ़ा हुआ देखने मिल सकता है। अगर आपको पूछ लिया जाए कि जो जब अमोनिया का लेवल बढ़ेगा तो उस कंडीशन में फर्स्ट साइन क्या होगा? इंक्रीज अमोनिया लेवल की कंडीशन में पहला साइन क्या देखने को मिलेगा? अगर आपको पूछा जाए तो क्या बताएंगे? तो आपने बताना है कि जो फर्स्ट साइन जो होगा वो क्या होगा। तो जो फर्स्ट साइन देखने को मिलेगा वो रहने वाला है फ्लैपिंग ट्रेमर, या जिसको हम बोलते हैं एस्टेरेक्सिस। क्या बोलते हैं? एस्टेरेक्सिस बोलते हैं, एस्टेरेक्सिस। क्या बोलेंगे? एस्टेरेक्सिस या फ्लैपिंग ट्रेमर। तो अगर आपको पूछे कि अमोनिया लेवल बढ़ने की कंडीशन में अर्लीस्ट साइन या सिम्टम बताओ, तो वो क्या रहने वाला है? या अर्लीस्ट साइन ऑफ हेपेटिक एनसेफेलोपैथी पूछ लिया जाए
अर्लीस्ट साइन ऑफ हिपेटिक एनसेफेलोपैथी पूछे, हिपेटिक एनसेफेलोपैथी, या आप कह सकते हो कि अर्लीस्ट साइन ऑफ इंक्रीज अमोनिया या अमोनिया क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर, तो उस कंडीशन में आपको क्या देखने को मिलेगा? तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे कि एस्टेरेक्सिस देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? एस्टेरेक्सिस। एस्टेरेक्सिस का मतलब क्या होता है? तो इसका मीनिंग होता है फ्लैपिंग हैंड ट्रेमर। क्या? फ्लैपिंग हैंड ट्रेमर्स। इसके अलावा अगर बात करें तो लेट साइन क्या क्या होंगे यहाँ पर? लेट साइन ऑफ हेपेटिक एनसेफेलोपैथी क्या रहने वाले हैं? तो वो रहने वाले हैं कि पेशेंट को क्या होता है? हेडक होती है। क्या होती है? हेडक होती है, सर दर्द रहता है। पेशेंट को क्या होगा? डीजीनेस होगी। क्या होगी? डीजीनेस होगी। पेशेंट को क्या होगा? कंफ्यूजन होगा। क्या होगा? कंफ्यूजन होगा। पेशेंट के अंदर आपको जो है एक बैड ऑर्डर ब्रीथ देखने को मिलेगी, जिसको हम बोलते हैं फैटर हेपेटिकस। क्या बोलते हैं? फैटर हेपेटिकस। फैटर हेपेटिकस, या आप इसको कह सकते हो अमोनिया लाइक ब्रीथ। क्या? अमोनिया लाइक ब्रीथ देखने को मिलेगा। इसके अलावा और क्या क्या देखने को मिल सकता है यहाँ आपको? तो आप बोलेंगे कि यहाँ पर हमें जो है जो है पेशेंट का क्या हो जाएगा? अगर पेशेंट हेपेटिक कोमा की कंडीशन में चला जाएगा तो उस कंडीशन में पेशेंट को क्या देखने मिल सकता है? लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस डिक्रीज देखने को मिल सकता है। डिक्रीज एलओसी, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, कहाँ पर? हिपेटिक कोमा की कंडीशन में। तो ये क्या है? जब अमोनिया का लेवल बढ़ता है, और अमोनिया का लेवल कब बढ़ता है? जब पेशेंट को हिपेटिक एनसेफेलोपैथी कंडीशन हो। और उस कंडीशन में कौन कौन से साइन देखने को मिलेंगे? ये इंपॉर्टेंट बात रहती है, ध्यान रखने वाली कहानी है ना? तो क्या होता है हमेशा? क्या है, जब भी क्या है पेशेंट हेपेटिक कोमा की कंडीशन में जाएगा तो आपने क्या करना होता है? पेशेंट को आप कह सकते हैं कि एयरवे जो है वो उसको क्या करना होता है? मॉनिटर करना होता है। ये बात जो है वो जरूरी रहती है। तो एयरवे जो है यहाँ क्या रहते हैं? प्रायोरिटी रहती है। यहाँ पर प्रायोरिटी किसको देते हैं आप? तो प्रायोरिटी देते हैं एयरवे को। लीवर सिरोसिस वाला जो पेशेंट होता है, इस लीवर सिरोसिस वाले पेशेंट को आपने क्या करना होता है? यहाँ पर हम क्या करते हैं, दो तरीके की जब इसका ट्रीटमेंट करते हैं तो यहाँ पर हम एक दवाई देते हैं जिसका नाम है लैक्टुलोज, और एक दवाई होती है नियोमाइसिन सल्फेट। दो तरीके की मेडिसिन यहाँ हम काम में लेते हैं लिपेटिक एनसेफेलोपैथी वाले पेशेंट में। नियोमाइसिन सल्फेट, ये दोनों दवाई देने का पर्पज यहाँ क्या होता है? इन दोनों दवाई को देने का पर्पज यही होता है कि नियोमाइसिन सल्फेट तो क्या करती है? बाइंड करती है किसको? अमोनिया को। किसको? बाइंड अमोनिया। और जो लैक्टुलोज है ये क्या करती है? रिमूव फ्रॉम जीआई ट्रैक्ट। ये क्या करती है? लैक्टुलोज क्या है? लैक्टुलोज जो है लैक्सेटिव इफेक्ट लेकर के आती है। तो लैक्टुलोज तो क्या करती है? जीआईटी से रिमूव करती है, और नियोमाइसिन सल्फेट बाइंड करने का काम करती है अमोनिया को। तो इसलिए हम क्या करते हैं, लीवर सिरोसिस वाले पेशेंट को ये दोनों मेडिसिन जो है वो लगातार देते रहते हैं। इसके अलावा और कौन सा टॉक्सिन आपको देखने को मिलेगा? इसके अलावा एक होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन है? कार्बन मोनोऑक्साइड। या क्या हो जाए अगर लेड का पॉइजनिंग हो जाए? पेशेंट है जिसमें क्या है? सीओ पॉइजनिंग है, सीओ पॉइजनिंग हो गया है, या लेड पॉइजनिंग हो गया है, तो वहां आपको क्या क्या देखने को मिलेगा? सीओ पॉइजनिंग या लेड पॉइजनिंग के पेशेंट में आपको क्या क्या बातें देखने को मिलेगी? तो सीओ पॉइजनिंग या लेड पॉइजनिंग जो है ये क्या करती है? ये पार्किंसन डिजीज को कॉज कर सकती है। क्या कॉज कर सकती है? पार्किंसन डिजीज को लीड कर सकती है, लीड्स टू पार्किंसन डिजीज। जो आपका लेड पॉइजनिंग है ये क्या कर सकता है? पार्किंसन डिजीज को लीड कर सकता है। और पार्किंसोनिज्म अगर हुआ तो पेशेंट को ट्रेमर आते हैं। क्या आएंगे? ट्रेमर आएंगे। और ये जो ट्रेमर होते हैं ये रेस्टिंग ट्रेमर होते हैं। कैसे ट्रेमर होते हैं? रेस्टिंग ट्रेमर होते हैं।
या आप कह सकते हो ये पिल रोलिंग ट्रेमर होते हैं, है ना, रेस्टिंग ट्रेमर या पिल रोलिंग ट्रेमर होते हैं। तो यहाँ पर आपको जो है जब भी क्या है पार्किंसन का पेशेंट है तो वह आपको ट्रेमर देखने को मिलते हैं। समझ पा रहे बात को। इसके अलावा पेशेंट को क्या देखने को मिल सकती है, आपको एपिलेप्सी की कंडीशन देखने को मिल सकती है। पेशेंट को सीजर आ सकते हैं, बार बार जो है वो सीजर आते हैं पेशेंट को। तो आपने क्या करना होता है, ध्यान रखना होता है। तो अगर क्या है पेशेंट अगर लेड पॉइजनिंग का है, वहाँ पार्किंसोनिज्म के सिम्टम आ चुके हैं, पेशेंट एपिलेप्सी में हो गया है, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, इस लेड पॉइजनिंग को ट्रीट करने के लिए इसका क्या देते हो, एंटीडोट देते हो। और इसके एंटीडोट से काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। इसका जो एंटीडोट रहता है वो रहता है कैल्शियम ईडीटीए। क्या देते हैं हम, कैल्शियम ईडीटीए जो है इसका क्या रहता है, एंटीडोट रहता है। तो ये बात इंपॉर्टेंट है, आपने ध्यान रखनी है कि एंटीडोट ऑफ लेड पॉइजनिंग इज कैल्शियम ईडीटीए। और लेड पॉइजनिंग की वजह से क्या आपको देखने मिलेगा, तो पार्किंसोनिज्म लाइक सिम्टम देखने को मिलेंगे। अगर क्या है पेशेंट कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग में चला गया है तो उस कंडीशन में पेशेंट को क्या होगा, हाइपोक्सिया होगा। और यहाँ पर क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाएगी क्या, बाइंडिंग कैपेसिटी। क्या डिक्रीज होगा, बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ ऑक्सीजन इन लंग्स। लंग्स के अंदर ऑक्सीजन का बाइंडिंग कैपेसिटी कम हो जाता है जब क्या हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग हो गई है। तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, पेशेंट को 100% ऑक्सीजन देना होता है। इसका मैनेजमेंट बोलूं, इसका एंटीडोट बोलूं, इसका ट्रीटमेंट बोलूं, सारी एक ही बात है। और वो क्या रहने वाला है, वो रहने वाला है 100% ऑक्सीजन थेरेपी, या इसी को हम बोलते हैं हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी। हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी। तो आपने क्या करना होता है, पेशेंट को देना होता है। अगर पेशेंट क्या है कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग के साथ में देखने को मिल रहा है। क्लास को शेयर करिएगा, अगर आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज क्लास को लाइक करिएगा, है ना, मैक्सिमम संख्या तक क्लास को शेयर करिएगा। कुछ क्या है कि अगर हम बात करें जो हमारे पास क्या है, अगर हम जो है मेडिसिन जो रहती है उनके हमें क्या है एंटीडोट के बारे में पूछा जाता है। जैसे क्या है आपका, हमने कहा लेड पॉइजनिंग जो है इसका एंटीडोट कौन है, आपका कैल्शियम ईडीटीए। जो हम कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग है इसका एंटीडोट कौन होता है, 100% ऑक्सीजन है। उसी तरीके से एक आपका दवाई है जिसका नाम है प्रोटामाइन सल्फेट। प्रोटामाइन सल्फेट जिस जो किसका एंटीडोट है, हेपेरिन का एंटीडोट है, हेपेरिन, है ना। आपका MgSO4 है, MgSO4 जिसका एंटीडोट कौन होता है, कैल्शियम ग्लूकोनेट। कैल्शियम ग्लूकोनेट। इसके अलावा आपकी एक दवाई है जिसका नाम है वारफेरिन, जिसका एंटीडोट होता है विटामिन के। आपकी एक दवाई है आइसोनियाजिड, जिसका एंटीडोट होता है B6। तो इस तरीके से क्या है काफी सारी आपकी जो मेडिसिन है जिनके एंटीडोट से रिलेटेड भी आपको क्या है पूछा जाता है, आपको पता होना चाहिए, जो जनरल जनरल बातें रहती है। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा हम बात करें तो अगर क्या है बॉडी में कीटोन का लेवल बढ़ जाता है। काफी बार क्या है पेशेंट आता है आपके पास में टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस के पेशेंट होते हैं, और उन पेशेंट में अगर जो है अच्छे से मैनेजमेंट नहीं हो तो वो क्या है कीटोसिस में चले जाते हैं। मैनेजमेंट मीन्स कि पेशेंट में क्या है कॉम्प्लिकेशन आ जाता है, कि वो क्या है कीटोसिस में चले जाते हैं, उनमें कीटोन बॉडी बन जाएगी, कीटोन बॉडीज बन जाती है। ये कीटोन बॉडी बनने का कारण क्या होता है, तो कीटोन बॉडी बनने का कारण होता है कि ये हमारी क्या है ब्लड वेसल है। इस ब्लड वेसल में क्या होता है, ग्लूकोज होता है, और यहाँ पर क्या होता है प्लस क्या होता है, इंसुलिन होता है। अब क्या है कि हमारी बॉडी में ये जो इंसुलिन है ये जरूरी है क्या करने के लिए, इस ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म करने के लिए। जब क्या होगा इस बॉडी में टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस के अंदर इंसुलिन होता नहीं है, और जब इंसुलिन होता नहीं है तो ये जो ग्लूकोज है
ये ग्लूकोज यूज होने की वजह है जो हमारा जो फैटी सब्सटेंस है वो टूटते हैं, और फैटी सब्सटेंस टूट के वहां से क्या होता है, ग्लूकोज बनता है। तो उस कंडीशन में क्या है, जब फैट टूटता है तो फैट का जो एंड प्रोडक्ट है वो क्या होता है, कीटोन होता है, और उस कंडीशन में हमारी बॉडी के अंदर कीटोन बॉडीज का लेवल बढ़ जाता है। क्या बढ़ हो जाएगा, कीटोन बॉडीज के लेवल में इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, इस कंडीशन को हम बोलते हैं डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। क्या, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। इसमें क्या होता है, तो हमने कहा कि ब्रेक डाउन जो है वो बढ़ जाता है, इंक्रीज ब्रेक डाउन ऑफ फैट। क्या होगा, फैट जो है उस फैट का ब्रेक डाउन जो है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और जो हमारी बॉडी में फ्री फैटी एसिड है वो भी क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, फ्री फैटी एसिड जो है वो क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। जिससे क्या है, बॉडी में क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, और कीटोन बॉडीज क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाते हैं ना। तो इससे क्या है, हमने कहा कि कीटोन बॉडी का लेवल क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, कीटोन बढ़ जाएंगे, इसके साथ साथ कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी बढ़ता है। इससे क्या होगा, इससे क्या है, जो नाम से पता चल रहा है कि एक क्या होता है पेशेंट के अंदर, DKA। डी डी का मतलब क्या होगा, डिहाइड्रेशन। पेशेंट क्या होता है, डिहाइड्रेशन में जाता है। के का मतलब पेशेंट में कुसा माउल ब्रीथिंग देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी, कुसा माउल ब्रीथिंग और कीटोसिस। और ए का मतलब है एसिडोसिस। क्या मतलब है, एसिडोसिस। तो ये कंडीशंस आपको देखने को मिलती है। कुसा माउल रेस्पिरेशन क्या होता है, तो कुसा माउल रेस्पिरेशन रैपिड शैलो ब्रीथिंग होती है। कैसी ब्रीथिंग होती है, रैपिड होती है, रैपिड होती है और शैलो होती है। रैपिड शैलो ब्रीथिंग होती है ना। कीटोसिस में क्या होता है, साथ में यहां पर आपको फ्रूटी ऑर्डर ब्रीथ देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलती है, फ्रूटी ऑर्डर ब्रीथ या एसीटोन ऑर्डर ब्रीथ। फ्रूटी ऑर्डर ब्रीथ, या आप कह सकते हो एसीटोन ब्रीथ या एसीटोन ऑर्डर ब्रीथ। यहाँ आपको देखने को मिलते हैं। तो इस कंडीशन में क्या है, जब पेशेंट डायबिटिक कीटो एसिडोसिस के साथ में अगर आपके पास आ रहा है, तो यहाँ पर आपका मैनेजमेंट क्या रहता है, इंसुलिन एंड फ्लूइड। जैसे ही क्या है, आपके पास में पेशेंट आया, सबसे पहले आपने क्या करना होता है, फ्लूइड 0.9% NS देना होता है, या आपने शुरू कर देना होता है। और इसके साथ हम क्या देते हैं, इंसुलिन देते हैं। इंसुलिन यहाँ क्या करते हैं, हम IV रूट से इंसुलिन चलाते हैं, ताकि क्या है, बॉडी के अंदर क्या किया जा सके, जो फ्लूइड है ये तो क्या करेगा, जो हमारी बॉडी में ये डिहाइड्रेशन है इसको ट्रीट करेगा। और ये जो इंसुलिन है ये क्या है, जो फैट जो ब्रेक डाउन होना बढ़ गया था, इस फैट के ब्रेक डाउन को रोकेगा। और जब ये फैट का ब्रेक डाउन रुक जाएगा, तो बॉडी में ये जो हमारा कीटोन बॉडी बन रहे हैं इनका लेवल धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा, और जो है कंडीशन जो है वो ट्रीटेबल हो जाती है। तो इस तरीके से आपने क्या करना होता है, इस पेशेंट को मैनेज करना होता है। समझ पा रहे हैं बात को। कुछ अगर डिजीज के हिसाब से अगर उनके सिम्टम की मैं बात करूं, जैसे क्या है कि पेशेंट आए आपके पास में, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस है। कुछ डिजीज है जिनके अगर हम सिम्टम की वन लाइन में बात करें, डिजीज, डिजीज और सिम्टम, कि कौन सी डिजीज में कौन सा सिम्टम देखने को मिलेगा। तो अगर क्या है, पेशेंट पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस के साथ में है, क्या है, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस के साथ में है, तो यहां आपको लो ग्रेड फीवर, और कब देखने को मिलता है, एट नाइट या आफ्टर इवनिंग टाइम। क्या होगा, नाइट में। इसके साथ साथ यहाँ क्या होता है, स्लीप हिड्रियोसिस देखने को मिलेगा। अगर पेशेंट क्या है,
न्यूमोनिया का है, न्यूमोनिया। न्यूमोनिया, न्यूमोनिया के पेशेंट में रस्टी स्पुटम देखने को मिलता है आपको। न्यूमोनिया के पेशेंट में क्या देखने मिलेगा? रस्टी कलर का स्पुटम देखने मिलेगा। अगर क्या है, ये जो मैं सिम्टम बता रहा हूँ यहाँ से काफी बार डायरेक्ट क्वेश्चन बने हुए हैं। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन या तो साइन दे देता है और पूछता है ये कौन सी डिजीज से रिलेटेड है, या डिजीज देता है और सिम्टम पूछ लेता है। तो आपने ध्यान में रखना है ना। या क्या है, अगर पेशेंट आया आपके पास में, अस्थमा का पेशेंट है, अस्थमा, अस्थमा का पेशेंट है, तो इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा? तो अस्थमा के पेशेंट में जब क्या है, पेशेंट इंस्पायर करता है और एक्सपायर करता है तो वीजिंग आती है। और वीजिंग कब होगी? ऑन एक्सपायरेशन, जब पेशेंट क्या है, सांस को वापस छोड़ता है तो वहां पर वीजिंग आती है। इसके अलावा एक कंडीशन होती है एम्फाइसीमा। क्या है? एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा के पेशेंट में आपको बैरल शेप की चेस्ट देखने को मिलती है, बैरल चेस्ट देखने को मिलती है। या आप एक्सपेक्टम, कैरिनेटम और एक्सकावाट एक्सकवाटम और कैरिनेटम, दो तरीके के आपने सिम्टम पढ़े होंगे, है ना। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं, या इसको हम बैरल बैरल चेस्ट होती है। और जो सीओपीडी है आपको, वहां पर आपको पिजन चेस्ट देखने को मिलती है। सीओपीडी का जो पेशेंट होता है, सीओपीडी, उसमें क्या होती है? पिजन चेस्ट, पिजन चेस्ट देखने को मिलेगी, पिजन चेस्ट। एक कंडीशन होती है आपकी जिसका नाम है कावासाकी डिजीज। क्या नाम है? कावासाकी डिजीज, कावासाकी डिजीज। और ये जो कावासाकी डिजीज होती है, इसमें क्या देखने मिलेगा आपको? स्ट्रॉबेरी टंग देखने को मिलती है। क्या देखने मिलता है? स्ट्रॉबेरी टंग। इसके साथ साथ आपका एक एनीमिया है, एनीमिया। और उस एनीमिया का नाम है परनीसियस एनीमिया। क्या है? परनीसियस एनीमिया। और परनीसियस एनीमिया में भी आपको क्या देखने को मिलेगा? स्ट्रॉबेरी टंग। क्या देखने को मिलेगा? स्ट्रॉबेरी टंग देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर बात करूं, इसके अलावा एक आपका डिजीज है जिसका नाम है डाउन सिंड्रोम। क्या नाम है? डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम। डिजीज है डाउन सिंड्रोम। ये जो डाउन सिंड्रोम होता है, इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा? तो डाउन सिंड्रोम किसकी वजह से होता है? ये ट्राइसोमी 21 की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? ट्राइसोमी ऑफ 21 की वजह से देखने को मिलता है। कौन? आपका डाउन सिंड्रोम, ट्राइसोमी ऑफ 21। क्या क्या कंडीशन देखने को मिलती है इसमें? तो इसमें आपको जो है काफी सारे सिम्टम जो है देखने को मिलते हैं, मल्टीपल सिम्टम आते हैं। आप कह सकते हैं कि ये क्या है? एक तरीके का सिंड्रोम है। क्या है? एक तरीके का सिंड्रोम है। जैसे कि इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? तो जो पेशेंट है उसमें टंग जो है वो प्रोट्रूडिंग टंग देखने को मिलती है। कैसी टंग होती है? प्रोट्रूडिंग टंग देखने को मिलती है, प्रोट्रूडिंग। इसके अलावा और बात करूं, तो जो आपका एपिकैंथल फोल्ड है, वो जो है वो आपको नॉर्मल से अलग देखने को मिलेगा। एपिकैंथल फोल्ड की कहानी जो है यहाँ आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर मैं और बात करूं, तो क्या है कि जो आपका डाउन सिंड्रोम का जो बच्चा है,
जो डाउन सिंड्रोम का जो बच्चा है, इस बच्चे में क्या होता है, जो स्लैंट टाइप की आईज देखने को मिलती है। आपको क्या देखने को मिलता है? स्लैंट आईज, या जिसको हम बोलते हैं मंगोलियन आईज का नाम भी देते हैं, स्लैंट आईज या मंगोलियन आईज। इसके अलावा क्या होता है कि ये जो पेशेंट है, इसके अंदर आप कह सकते हैं कि नेजल ब्रिज डिप्रेस होता है। तो अगर मैं डाउन सिंड्रोम के बारे में आपको बताऊं तो काफी सारी इंपॉर्टेंट बातें रहती हैं डाउन सिंड्रोम को लेकर के। तो डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम डाउन सिंड्रोम क्या क्या होगा डाउन सिंड्रोम में? तो हमने कहा कि डाउन सिंड्रोम क्या है? ट्राइसोमी ऑफ 21 है। क्या है? ट्राइसोमी 21 है। इसको याद रखने के लिए कि इसमें क्या क्या सिम्टम आएंगे, आप एक ट्रिक याद रखिएगा। क्या ट्रिक याद रखेंगे? याद रखने के लिए ट्रिक क्या है? तो ट्रिक है डू आई चेकअप अलोंग साइड। क्या? डू आई चेकअप अलोंग साइड। तो क्या क्या करते हैं हम? तो याद रखना है किसको? डू आई चेकअप अलोंग साइड। आई चेकअप अलोंग साइड। ये ट्रिक आपने क्या करनी है, याद रखनी है। डू आई चेकअप अलोंग साइड क्या होता है इसमें? इसमें क्या है? डू, डू का मतलब है, दो डी है यहाँ पे। डी क्या है? एक डी होता है डिप्रेस नेजल ब्रीथ। क्या है? डिप्रेस्ड नेजल ब्रीथ। कि जो नेजल ब्रीथ है वो कैसा होगा? डिप्रेस होगा। इसके अलावा आईक्यू एबिलिटी है वो क्या होगी? डिक्रीज होगी। डिक्रीज आईक्यू एबिलिटी। आईक्यू क्या है? तो आईक्यू होता है इंटेलिजेंस क्वोटिएंट। क्वोटिएंट जिसको निकालने का फॉर्मूला है मेंटल एज बटे क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसको निकालते हैं, इसका फॉर्मूला रहता है। और क्या देखने को मिलेगा आपको? डाउन साइड ईयर देखने को मिलेंगे, डाउन साइड ईयर। डाउन साइड ईयर यानी कि इसी को हम बोलते हैं लो सेट ईयर। लो सेट ईयर क्या है? तो जनरली अगर आप बात करें तो जैसे क्या है, ये क्या है आपका आईज है, तो आईज है, और आईज और ईयर के बीच में अगर आप एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं तो आपका जो ईयर है वो ईयर क्या है आपके इस आई के लेवल पे। जबकि आप उस डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे में देखेंगे तो ये जो आपको है ये क्या होगा, आपको नीचे के लेवल पे देखने को मिलेगा इस तरीके से। तो ये क्या है? लो सेट ईयर या डाउन साइड ईयर बोलते हैं। दूसरा हमारा बात है आईज। आईज क्या होते हैं? आईज, आईज की बात करें
तो आइज में क्या है, आइज, आइज की अगर बात करें तो आइज में आप क्या देखेंगे, तो आप देखेंगे कि बच्चे के अंदर जो आइरिस है उसमें क्या होगा, एक स्पॉट बना होगा जिसको हम बोलते हैं बश फील्ड स्पॉट। क्या देखने को मिलेगा, बश फील्ड स्पॉट इन आइज। आइज के अंदर क्या देखने को मिलेगा, बुश फील्ड आइज या बुश फील्ड स्पॉट देखने को मिलेगा। एपिकैंथल फोल्ड जो है वो क्या देखने को मिलेगा, एपिकैंथल फोल्ड जो है वो क्या देखने को मिलेगा, तो आपको जो है लार्ज देखने को मिलेगा। और इसके साथ साथ आपको क्या है, मंगोलियन या स्लैंट आइज देखने को मिलेगी। मंगोलियन स्लैंट आइज देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है चेकअप। चेकअप क्या है, चेकअप चेकअप और चेकअप की बात करें तो यहां अगर आप देखेंगे कि अगर हार्ट की बात करें तो जो कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट है, हार्ट के अंदर अगर बात करें तो जो मोस्ट स्पेसिफिक, अगर आपको पूछ लिया जाए कि मोस्ट स्पेसिफिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, तो आप क्या बताएंगे, आप बताएंगे एंडोकार्डियल कुशन डिफेक्ट। क्या बताएंगे, एंडोकार्डियल कुशन डिफेक्ट। और ये जो एंडोकार्डियल क्वेश्चन डिफेक्ट है इसमें भी अगर आपको फर्दर दिया हो तो आप मोस्ट कॉमन बताएंगे ABCD, एट्रियो वेंट्रिकुलर कैनाल डिफेक्ट। क्या, एट्रियो वेंट्रिकुलर कैनाल डिफेक्ट। अगर आपको पूछे कि सेकंड मोस्ट कॉमन कौन सी होगी, अगर ABCD ऑप्शन में नहीं है ना, मोस्ट कॉमन तो हमने कहा ABCD, एट्रियो वेंट्रिकुलर कैनाल डिफेक्ट। बट अगर एट्रियो वेंट्रिकुलर कैनाल डिफेक्ट ऑप्शन में नहीं है तो फिर आप 2 नंबर पे किसको बोलेंगे, 2 नंबर पे आप बताएंगे कि क्या होगा, ओस्टियम प्राइमम ASD। क्या होगा, ओस्टियम प्राइमम ASD। और यही भी नहीं दिया हुआ है तो 3 नंबर पे आप बताएंगे VSD, और VSD ओस्टियम प्राइमम VSD। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा जो बच्चा डाउन सिंड्रोम के साथ में आया है उस डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे में आपने क्या करानी होती है, उस बच्चे की थायराइड प्रोफाइल को चेक करना होता है। क्या चेक करना होता है, थायराइड प्रोफाइल चेकिंग करनी होती है। क्या करोगे, जो थायराइड प्रोफाइल है, क्यों, क्योंकि ये बच्चा किसके साथ में देखने को मिलेगा आपको, कंजेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म के साथ में देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, कंजेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म। कंजेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म ये आपको देखने को मिल सकता है। तो आपने थायराइड प्रोफाइल करानी है और कितने टाइम में, तो विद इन 48 to 72 आवर्स, 48 से 72 घंटे के अंदर। इसके साथ साथ यहाँ आपको ओपन पोस्टीरियर फोंटानेल देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, जो आपका पोस्टीरियर फोंटानेल है, ओपन पोस्टीरियर फोंटानेल देखने को मिलेगा। इसके अलावा क्या है, आपको जो फिंगर है उनमें अबनॉर्मलिटी देखने को मिल सकती है। और क्या देखने मिलेगी, तो कर्वेचर देखने को मिल सकता है फिंगर का, जिसको हम बोलते हैं क्लिंडोडक्टिली। क्या बोलते हैं, क्लिंडोडक्टिली देखने को मिल सकती है। क्लिंडोडक्टिली देखने को मिल सकती है। ये बात आपने क्या करनी है, ध्यान में रखनी है।
उसके बाद है अलोंग, और अलोंग में क्या देखोगे, हमने जो ट्रिक लिखी थी वो क्या थी, डू। डू हमने देखा, डिप्रेस नेजल ब्रीज, डिक्रीज आईक्यू और डाउन साइड ईयर। आईज, आईज में हमने देखा बश फील्ड स्पॉट इन आईज, एपिकेंथल फोल्ड आर्च और मंगोलियन स्लैंट आईज। चेकअप, चेकअप में हमने मोस्ट स्पेसिफिक सीएचडी की बात की। एक नंबर पे एबीसीडी है, 2 नंबर पे ऑस्टियम प्राइमम एएसडी और 3 नंबर पे वीएसडी है। उसके बाद हमने कहा कि जो है हाइपोथायरॉइडिज्म के लिए टेस्ट करना होता है, बच्चे का थायराइड प्रोफाइल चेक कराएंगे विद इन 48 टू 72 आवर। इसके साथ साथ पोस्टीरियर फोंटानेल हमें ओपन देखने को मिलेगा, और उसके साथ साथ हमने कहा कि बच्चे के अंदर जो है डक्टली यानी कि फिंगर से रिलेटेड जो है वो आपको क्या है प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगी, कर्वेचर देखने को मिल सकता है फिंगर का। तो ये सारी की सारी बातें हमने की। उसके बाद हमारा जो है नेक्स्ट जो है पार्ट रहता है वो रहता है अलोंग। और अलोंग क्या है, तो अलोंग की मैं बात करूं, अलोंग अलोंग और अलोंग की अगर बात की जाए तो अलोंग में क्या होगा कि जो एटलैक्टो एक्सियल जो जॉइंट है उसमें इंस्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगा, एटलैंटो एक्सियल इंस्टेबिलिटी, अटलांटो एक्सियल इंस्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। एएमएल देखने को मिल सकता है बच्चे में। क्या देखने को मिलेगा आपको, एएमएल। एएमएल क्या होता है, एएमएल, एएमएल का मतलब है एक्यूट माइलोब्लास्टिक ल्यूकेमिया। क्या देखने को मिल सकता है, तो एक्यूट माइलोब्लास्टिक ल्यूकेमिया, एक्यूट माइलोब्लास्टिक ल्यूकेमिया। इसके साथ साथ आपको क्या देखने को मिल सकता है, अल्जाइमर देखने को मिल सकता है। क्या देखने को मिल सकता है, अल्जाइमर। अल्जाइमर, अल्जाइमर इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डिमेंशिया, है ना। अल्जाइमर डिमेंशिया मोस्ट कॉमन टाइप का डिमेंशिया हमने जो है देखा था, है ना। इसके साथ साथ यहाँ आपको क्या देखने को मिल सकता है, तो यहाँ पर आपको फ्लैट ऑक्सीपुट देखने को मिल सकता है। क्या देखने को मिल सकता है, ऑक्सीपुट जो है वो फ्लैट देखने को मिल सकता है, फ्लैट ऑक्सीपुट देखने को मिल सकता है। जो बच्चा है उसमें आपको वाइड फोंटानेल देखने को मिल सकते हैं, ओपन वाइड फोंटानेल। ओपन वाइड फोंटानेल। इसके साथ साथ आपको जो है वहां पर ओ फेस देखने को मिलेगा। कैसा फेस, ओ फेस, ओ फेस या जीरो फेस बोल सकते हो आप इसको। इसका मतलब क्या है, तो उसका फेस कैसा होगा, राउंड होगा, या आप कह सकते हैं, है ना, राउंड फेस। राउंड फेस देखने को मिलेगा। उसके बाद क्या है, साइड, और साइड की मैं बात करूं तो साइड, साइड में क्या होगा, तो साइड एस, एक होता है सीमियन क्रीज। क्या, सीमियन क्रीजेस प्रेजेंट होगी। और दूसरा यहाँ आपको क्या देखने को मिलेगा, सैंडल गैप देखने को मिलेगा। प्रेजेंट। सीमियन क्रीज क्या होती है, तो सीमियन क्रीज यानी कि जब आप बच्चे को देखोगे तो उस बच्चे के जैसे नॉर्मली क्या होता है, कोई भी ये बच्चा पैदा हो रहा है तो उसके हाथ में मल्टीपल लाइंस होती है, जबकि यहाँ इस बच्चे के पाम या हैंड के अंदर क्या होगी, आपको एक सिंगल लाइन देखने को मिलेगी, जिसको आप क्या बोलेंगे, सीमियन क्रीज बोलेंगे। तो ये क्या है, सिंगल लाइन प्रेजेंट, सिंगल लाइन प्रेजेंट इन पाम ऑफ हैंड। तो सिंगल लाइन देखने मिलती है। सैंडल गैप क्या है, जैसे ये क्या है, किसी का पैर का अंगूठा है, और ये क्या है उसके बाद फिंगर है, फिर थर्ड फिंगर है, फिर फोर्थ फिंगर है, और फिर फिफ्थ फिंगर है, इस तरीके से। तो क्या है कि नॉर्मल तो क्या होते हैं, पास पास होते हैं, इनमें गैप नहीं होता है ना, बिल्कुल हल्का सा गैप होता है।
बट अगर ये बच्चे की बात करें तो ऐसे बच्चे में क्या होगा, बहुत ज्यादा गैप देखने मिलता है। यानी कि ये क्या है, जैसे टो है और टो के बाद में काफी सारा गैप जो है यहाँ आपको देखने को मिलेगा। दिस इज सैंडल गैप। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सैंडल गैप। ये क्या है, काफी गैप जो है वो दोनों के बीच में आपको देखने को मिलेगा। इसको हम क्या बोलते हैं, सैंडल गैप बोलते हैं, सैंडल गैप। यानी कि जो आपका थंब है और फर्स्ट फिंगर है फुट की, उन दोनों के बीच में लार्ज गैप का प्रेजेंट होना इज कॉल्ड सैंडल गैप। और इसके साथ साथ यहाँ आपको क्या होंगे, जो हैंड है, हेड है, वो क्या होगा बच्चे का, शॉर्ट देखने को मिलेगा। आपको क्या देखने को मिलेगा, शॉर्ट हेड, जिसको माइक्रोसिफेली या ब्रैकीसिफेली बोला जाता है। क्या बोला जाता है, माइक्रोसिफेली या ब्रैकीसिफेली बोलते हैं। ये बात आपने ध्यान में रखनी है। तो ये सारी की सारी बातें किससे रिलेटेड है, आपके डाउन सिंड्रोम के बच्चे से रिलेटेड है। डाउन सिंड्रोम में सारी की सारी चीजें आपने क्या करना होता है, ध्यान में रखनी होती है। तो ये ट्रिक याद रखिएगा, डू आई चेकअप अलोंग साइड। और इसमें हमने कहा कि क्या क्या बातें रहने वाली है। तो यहाँ पर हमने कहा कि सबसे पहले डी, और डी में हमने कहा डिप्रेस नेजल ब्रीथ है, डिक्रीज आईक्यू और डाउन साइड ईयर है। देन हमने बुश फील्ड स्पॉट इन आईज, एपिकेंथल लार्ज फोल्ड और मैंगोलियन स्लैंट आईज। चेकअप में हमने मोस्ट कॉमन या मोस्ट स्पेसिफिक सीएसडी, एंडोकार्डियल क्वेश्चन डिफेक्ट, इसके अलावा मोस्ट कॉमन एबीसीडी हो गया, एएसडी हो गया और वीएसडी हो गया। उसके बाद हमने कहा कि जो बच्चा है उसके अंदर हमें थायराइड प्रोफाइल करवाना होता है, विद इन 48 टू 72 आवर परफॉर्म करना होता है। इसके साथ साथ आपने ओपन पोस्टीरियर फॉन्टेनेल के मॉनिटर करना है और प्लेंडोडक्टिली हम देखते हैं। अलोंग का मतलब एटलैक्टो एक्सियल जो इंस्टेबिलिटी देखने मिलती है। एएमएल जो है, एएमएल एएमएल एक्यूट माइलोब्लास्टिक ल्यूकेमिया देखने को मिलेगा। इसके अलावा अल्जाइमर, फ्लैट ऑक्सीपोर्ट, ओपन वाइड फॉन्टेनेल और जीरो फेस यानी कि राउंड फेस, सीमियन क्रेज यहाँ प्रेजेंट रहती है। और जो है ये सारी की सारी बातें आपको यहाँ देखने को मिलती है।